रुक नहीं तुमने, चलो आओ चालू कर। अभी सही नहीं है देखो। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो हमारे चल रहे थे, जिनमें टोटल हमारे 8 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी थे। तो उनमें से हमने पहले स्ट्रक्चरलिज्म को कवर किया, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने फंक्शनलिज्म को कवर किया, देन हम लोगों ने जो हमारा गेस्टाल्टिज्म, जिसको हम लोग समग्रवादी बोलते हैं, समग्रवाद बोलते हैं, उसको कवर किया। फिर हमारा जो फोर्थ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी दैट इज साइको एनालिसिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनोविश्लेषणवाद, जिसको हम लोग बोलते हैं मनोविश्लेषणवाद। तो बेसिकली फ्रेंड्स हुआ क्या, जब विलियम बंट ने 1879 में जब लिप्जिंग यूनिवर्सिटी जो हमारी, जिसे हम एट प्रेजेंट कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी बोलते हैं, तो उसमें जब उन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्टार्ट की, वो एक साइकोलॉजिस्ट हुआ, सॉरी न्यूरोलॉजिस्ट हुआ करते थे। तो जब उन्होंने पहली जो अपनी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी उसको स्टार्ट किया, तो वहाँ से जब उसका सफ़र स्टार्ट हुआ, तब 8 हमारे जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी थे, उनमें से मनोविश्लेषणवाद भी एक है। और मनोविश्लेषणवादियों का क्या मानना था, उनका मानना था मनोविश्लेषणवाद का अर्थ, मनोविश्लेषणवाद का अर्थ, तो मनोविश्लेषणवाद का जो हमारा अर्थ था, मनोविश्लेषणवाद का अर्थ है मनोविश्लेषण, 2 शब्दों से बना है मनोविश्लेषण। तो मनोविश्लेषण का अर्थ है हमारा मन या मस्तिष्क का विश्लेषण। तो बेसिकली जो हमारा मस्तिष्क हुआ करता है उसको हम लोग साइकोलॉजी में क्या बोलते हैं, मन बोलते हैं। मस्तिष्क को हम लोग मन बोलते हैं, और तो इसीलिए इसको साइकोलॉजी में क्या कह दिया गया, मनोविश्लेषण। और ये मनोविश्लेषणवाद, इसके जो जनक थे वो हमारे कौन थे, सिगमंड फ्रॉइड। ये हुआ करते थे, ऑस्ट्रेलिया वियना के रहने वाले थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था हमारा, उनका 1856 में। इनका जन्म हुआ था 1856 में। 1856 में इनका जन्म हुआ था। ये बेसिकली इनका जन्म हुआ था एक यहूदी परिवार में, और यहूदी परिवार में वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो उस टाइम जो यहूदी फैमिलीज है उनको काफ़ी मतलब फ्रस्ट्रेशन दी जाती थी, मतलब असम्मानित तरीके से उन्हें, मतलब अमर्यादित तरीके का वो जीवन वहाँ पे व्यतीत कर रहे थे। यानी उन लोगों को बहुत ही प्रताड़ित, यूँ हम कह सकते हैं, प्रताड़ित किया जा रहा था। तो उन फैमिलीज़ में तो उसी के चलते इनके माता पिता की डेथ हो गई, और इनके जब माता पिता की डेथ हो गई तो इनको अपना, इनका जो पालन पोषण है वो एक अनाथाश्रम में हुआ। और जब इन्हें अनाथाश्रम भेज दिया गया, जब ये अनाथाश्रम से जब निकले वहाँ से, फिर उन्होंने मतलब पढ़ा लिखा, थोड़ा सा आगे बढ़े, तब ये एक डॉक्टर बन गए। और ये डॉक्टर बन गए तो वो डॉक्टर किस जगह बने, ये डॉक्टर एक फ्रांस में, पेरिस में एक मतलब जैसे अपने भारत में जो पागलों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो आगरा में, और जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो पागलों का हॉस्पिटल है वो हमारा, वो कहाँ पे, वो पेंसी नाम का एक नगर है, पेंसी नगर। बेसिकली जो जिसे हम बोलते हैं कि पेरिस में वो था, तो कह सकते हैं हम लोग कि ये कहाँ था, पेरिस में था, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंसी नगर। पेरिस के पेंसी नगर में, यानी पेंसी हॉस्पिटल था। तो ये जो पेंसी हॉस्पिटल था, तो इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये पागलों का इलाज किया करते थे। और पागलों में बेसिकली किसका इलाज किया करते थे, पागलों में बेसिकली हिस्टीरिया नाम की एक बीमारी हुआ करती थी, जिसको हम लोग बेसिक लाइफ में बोलते हैं कि जो मिर्गी का दौरा कह देते ना, तो वही एक बीमारी हुआ करती थी। तो हिस्टीरिया बीमारी का इन्होंने क्या किया, इलाज करना स्टार्ट किया। वहाँ कई टाइप के पागल आया करते थे, जब पागलों का ही ट्रीटमेंट करते थे, तो ये बेसिकली ये देखते थे, पूछते थे कि भाई तू पागल है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहता था मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा दिमाग फेल है। तो वो उन्होंने ये एनालिसिस किया कि जो पागल है, अगर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, अगर वो पागल है, तो उनका दिमाग कि में इतनी सारी दिमाग में बातें आती कहाँ से, उनके अंदर से विचार कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर वो पागल है तो उनका तो दिमाग काम ही नहीं करना चाहिए, भाई वो तो पागल है, उनको वो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो उनका दिमाग क्यों वर्कआउट कर रहा है। तो फिर वहीं से इन्होंने क्या किया, दिमाग की स्टडी यानी मस्तिष्क की स्टडी करना स्टार्ट किया। और मस्तिष्क की जब इन्होंने स्टडी की तो इन्होंने कौन सा जो विधि है अध्ययन की, वो कौन सी अपनाई, एक तो इन्होंने स्वप्न विश्लेषण, यानी कि जो दिमाग में सपने में जो बातें आती हैं उनको एनालिसिस किया कि उस टाइम मनुष्य का कौन सा ब्रेन काम करता है और वो कैसे कैसे फंक्शनलाइज करता है, तो वो चीज़। फिर इन्होंने क्या किया, मुक्त सहचर वाले शब्द, यानी एक किसी पागल को या किसी व्यक्ति को बोलने के लिए बोला, और जब वो अपने मन के सारे विचार व्यक्त कर देगा तब उसको उन्होंने क्या किया, किसी जगह नोट किया। और जब उसके सारे विचारों को उन्होंने नोट किया, तो उन्होंने ये देखा कि इसका दिमाग तो इस तरीके से काम कर रहा है, इसका दिमाग लॉजिक भी कर रहा है, इसका दिमाग रीजनिंग भी इसके दिमाग में, इसके दिमाग में थॉट्स प्रोड्यूस भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पागल है।
तो ऐसा कैसे हो सकता। तो इन्होंने फिर वही ये वाली जो अपना इनको मेथड कभी कभी पूछ लिया था कि जो मनोविश्लेषणवादियों ने कौन सा मेथड यूज़ किया, तो मुक्त सहचर्य वाले शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने, और बेसिकली जिसे हम लोग बोलते हैं स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस। तो जब इन्होंने स्टडी की, जब दिमाग की, ब्रेन की स्टडी की, तो उन्होंने मस्तिष्क के 3 भाग बताए। अब 3 भाग जो बताए वो कौन से, चेतन मन, अचेतन मन, एक तो चेतन मन, दूसरा अचेतन मन और तीसरा अर्धचेतन मन। अब इन्होंने जो चेतन मन है हमारा जो पहला भाग बताया, वो इन्होंने बोला कि हमारे पूरे ब्रेन का 10% भाग होता है। कितना, 10% भाग जो होता है वो हमारा क्या होता, चेतन मन होता है। और चेतन मन जो होता है उसमें क्या होता है, जब भी हम एक्टिव रहते हैं, जो भी चीज़ हमारे दिमाग में आती जाती रहती है, तो जो भी चीज़ हमारे दिमाग में आती जाती रहती है, तो वो जैसे हमारे दिमाग में जो चल रहा है, किसी ने पूछा भाई आपका नाम क्या है, हमने हाल बता दिया मेरा नाम ये, किसी ने हमसे पूछा भाई आपने आज क्या खाया था, तो उसने हाल उस चीज़ को तुरंत ही बता दिया कि भाई मैंने आज ये खाया था। उसने कहा आप आज स्कूल गए थे, उसने बोला हाँ गए थे। उसने कहा आज आप कितने घंटे सोए थे, उसने बता दिया मैं इतने घंटे सोए। तो ये जो दिमाग उसके हमेशा जागृत अवस्था में जो उसके दिमाग में फीलिंग्स रहती, चेतन जागृत जो अवस्था में रहती, तो वो हमारे किस ब्रेन में रहती, चेतन अवस्था। इसको हम लोग बोलते हैं जो हमारे ब्रेन का 10% भाग होता है, तो वो हमारा क्या होता है, चेतन। अब जो सिगमंड फ्रॉइड जी, उन्होंने ये तो मन की 3 अवस्थाएं बताई, जो चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। इन्होंने व्यक्तित्व की भी 3 अवस्थाएं बताई, और इन्होंने जो व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं बताई, उन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो, जिन्हें हम लोग बोल सकते हैं इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो, ये इन्होंने क्या बताई, व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं बताई। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि सिगमंड फ्रॉइड जी द्वारा बताई गई व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं कौन सी है, तो उनमें से कोई और भी नाम दे दिए जाएंगे, तो वो ये 3 उनकी व्यक्तित्व की अवस्थाएं। और ये जो इन्होंने व्यक्तित्व की अवस्था बताई, कहीं ना कहीं इनका रिलेशन इन्होंने मस्तिष्क से किया है, यानी मस्तिष्क की जो 3 अवस्थाएं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, उनसे किया है। तो जो चेतन अवस्था में है, जो हमारा जागृत अवस्था है, जो 10% है, वो हमारा चेतन मन हो गया। और जो दूसरा हमारा है अचेतन मन, जिसको हम लोग बोलते हैं अचेतन मन, अनकॉन्शियस ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस ब्रेन। जो हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन है फ्रेंड्स, वो हमारे ब्रेन का 90% भाग होता है। यानी यूं हम कह सकते हैं कि जो मतलब ये जो है, ये सुख प्राप्ति के सिद्धांत पर काम करता है। ये किस पे काम करता है, सुख प्राप्ति के सिद्धांत पर काम करता है। सुख प्राप्ति के सिद्धांत पर किस तरीके से काम करता है, ऐसे काम करता है कि जैसे हम लोग कहीं मार्केट गए और वहाँ पे हम लोगों ने कोई अच्छी सी ड्रेस देखी, तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, मतलब हमने सोचा कि हमें ये चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो क्या चाहता है, सुख चाहता है। जैसे हमने देखा भाई फ्रूट्स सॉरी मिठाई मिल रही है, और मिठाई को देख के अचानक हमारे मन में एक इच्छा है कि हमें रसगुल्ला खाना है। तो इस तरीके से जो सुख प्राप्ति की लालसा है, उस पर ये काम करता है अचेतन मन, और ये हमारे ब्रेन का 90% भाग होता है। जब बालक जन्म लेता है, जन्म के बाद जब वो प्राथमिक पाठशाला जो उसका घर है, उसके बाद जो उसकी द्वितीय पाठशाला है वो स्कूल है, और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसके अंदर कौन सा ब्रेन होता है, उसके पास तब उस समय बाल्यावस्था में अचेतन मन ही होता है, क्योंकि बालक के पास असीमित इच्छाएं, असीमित चाह, सुख की लालसा होती है। तो इसे हम लोग सुख का भंडार गृह भी कह सकते हैं। तो ये हमारा सुख के सिद्धांत पर काम करता है, और ये हमारे ब्रेन का 90% भाग है, और जिसको हम लोग बोलते हैं अचेतन। अब तीसरा जो हमारा अर्धचेतन है, जिसको सिगमंड फ्रॉइड जी ने कहा है कि अर्धचेतन जो मन है हमारा, वो चेतन और अचेतन, जो हमारा चेतन ब्रेन यानी कॉन्शियस ब्रेन और अनकॉन्शियस ब्रेन के बीच का भाग है। ये जो बीच का भाग है, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है कि भाई ये कौन से सिद्धांत पे काम करता है, ये आपका नैतिकता के सिद्धांत और ये वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। अर्धचेतन जो वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है, तो ये बोलता है कि, या यूं भी हम कह सकते हैं कि वास्तविक स्थिति और वास्तविक समय का बोध कराता है। सपोज दैट एक बालक, कोई बच्चा कहीं मार्केट में जाता है और उसे कोई अच्छी चीज़ दिखाई दी जाती है, और उसके मन में एक लालसा आती है कि हम इस चीज़ को चुरा लें, या कोई भी सामान उसने देखा, उस टॉयज ही देख लीजिए, उसने सोचा हम इसको चुरा लें, तो कहीं ना कहीं उसका एक दिमाग काम उस वक्त करेगा, क्या दिमाग काम करेगा कि नहीं, ये वास्तविक नहीं है, हम इसको चुरा लेंगे तो हमें लोग पकड़ लेंगे और वो हमें कहाँ भेज देंगे, भाई हमें उदंडित करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो ये वास्तविक स्थिति का बोध कराता है, वास्तविक समय। तो यूँ हम कह सकते हैं कि अर्धचेतन मन है, चेतन अचेतन के बीच का भाग है, और ये जो होता है ये हमारे ब्रेन का कितना %, 0% भाग होता है। तो 2 चीज़ों की और भी बात की हुई सिगमंड फ्रॉइड जी ने। इन्होंने जो बात की है वो हमारी की है इलेक्ट्रा ओडिपस। इलेक्ट्रा ओडिपस क्या होती है ये भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रा जो ग्लैंड होती है,
इलेक्ट्रा जो ग्लैंड होती है वो किस में पाई जाती है? स्त्रियों में पाई जाती है। तो इलेक्ट्रा जो ग्लैंड होती है वो किस में पाई जाती है? स्त्रियों में। और जो ओडिपस ग्लैंड होती है वो किस में पाई जाती है? पुरुषों में पाई जाती है। तो इलेक्ट्रा जो ग्लैंड जो मैंने बताया वो किस में? लड़कियों में, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रा ग्रंथि, और ये लड़कों में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रा ग्लैंड जो होती है ये क्या काम करती है? ये भाई लड़कियों, आपने कभी देखा होगा, बेसिकली भी आपने वैसे नॉर्मल फैमिलीज में भी देखा होगा कि लड़कियां जो होती हैं उनको किससे ज़्यादा प्यार होता है? पिता से ज़्यादा प्यार होता है। तो सिगमंड फ्रॉइड जी ने माना है कि लड़कियों को पिता से ज़्यादा प्यार होता है। इसके पीछे का कारण है कि उनके अंदर इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। और दूसरी टर्म जो है, जो ओडिपस ग्लैंड, वो लड़कों के लिए, जो लड़कों में पाई जाती है वो ओडिपस ग्लैंड पाई जाती है। इसका ये कारण है कि लड़कों को अपनी माता से ज़्यादा प्यार होता है, यानी लड़कों का लगाव, स्नेह सबसे ज़्यादा कैसे होता है? माता से होता है। तो ये दोनों टर्म्स की बात की, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रा ग्लैंड किस में पाई जाती है और इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या, इसके पीछे का काम है। तो बताया जाता है कि इलेक्ट्रा ग्लैंड जो लड़कियों में पाई जाती है और ये इसी की वजह से लड़कियों का अपने पिता के प्रति ज़्यादा लगाव होता है। और पुरुषों में जो ओडिपस ग्लैंड पाई जाती है और उसके कारण उसका अपनी माता के प्रति ज़्यादा लगाव होता है। और एक और टर्म की बात की सिगमंड फ्रॉइड जी ने, दैट इज स्वमोह या निर्सजिज्म। स्वमोह या निर्सजिज्म एक टर्म की बात उन्होंने की है, और ये इस टर्म का मतलब है स्वयं से प्यार, यानी खुद से प्यार, खुद की केयर करना, खुद के बारे में सोचना, खुद को अपनी मस्ती मौज, यानी मौज मस्ती में, अपनी मस्ती में रहना, अपने आप को डेकोरेट करना, अपने बारे में सोचना, बस यही सब। तो ये निर्सजिज्म नाम की एक जो टर्म ये दी गई है, ये भी सिगमंड फ्रॉइड जी ने दी है। इसका मतलब होता है स्वमोह, यानी स्वयं से प्यार। तो यही था आज का लेक्चर, जिसमें इनका जन्म हुआ था 1856 में, और ये एक पागलों के इलाज करने वाले डॉक्टर थे। तो ऐसे ऐसे इन्होंने मन का अध्ययन किया और फिर मन की 3 अवस्थाएं बताई, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। और इन्होंने व्यक्तित्व के भी 3 प्रकार बताए, इड, ईगो, सुपर ईगो। और इन्होंने ओडिपस ग्लैंड जो कि लड़कों में पाई जाती है और इलेक्ट्रा ग्लैंड जो कि लड़कियों में पाई जाती है। और स्वसिज्म जो है उसका मतलब उन्होंने बताया है, निर्सजिज्म जो है उसका मतलब खुद से प्यार। तो यही था फ्रेंड्स आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।